हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल अंतिम क्लासेस। देखो बच्चों, हम ग्रामर स्टार्ट कर दी थी और उसमें हमने एक टॉपिक रीड कर लिया है जिसका नेम है टेंस। हमने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में भी रीड किया है और साथ में मैंने एक वीडियो में कंप्लीट टेंस का उसमें रिवीजन भी करवाया है। जिन बच्चों ने टेंस पढ़ लिए उनका जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम क्या है, नरेशन। देखो, यदि आपके टेंस कवर हो गए हैं, टेंस आपको अच्छे समझ में आ गए हैं तो नरेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक टेंस टॉपिक से आपके नरेशन भी क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ आपके सब्जेक्ट में एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर हम उसको बोलते हैं कॉन्कर्ड। ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। किस पे बेस पर रहेगा, ये भी टेंस के बेस के आधार पर ही चलेगा। और एक और टॉपिक होता है वॉइस, जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो भी टेंस पर ही डिपेंड होता है। यदि वो टॉपिक होता तो भी आपको टेंस को पढ़ने की नेसेसरी होती। अब देखो, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कौन सा, नरेशन। ठीक है ना। नरेशन को और क्या किस नाम से जानते हैं, नरेशन को ही हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच किसका नेम है, नरेशन का है। या फिर हम नरेशन को रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। चाहे रिपोर्टेड स्पीच बोलो, चाहे नरेशन बोलो, चाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोलो, बात एक ही है। ठीक है ना। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, नरेशन। बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नरेशन बोल दो या फिर रिपोर्टेड स्पीच बोल दो, या फिर क्या बोल दोगे इसको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन, ये सभी नाम किसके हैं, एक ही टॉपिक है। देखो, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल समझ कर पढ़ेंगे इसे, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि भविष्य में आपको कभी दोबारा नरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी नरेशन का नाम आए आपके माइंड में यही होना चाहिए, हाँ ये टॉपिक मेरा क्लियर है। इसमें टाइप 5 होते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 3 टाइप्स ही है। हम वो 3 टाइप्स ही पढ़ेंगे। जो सेंटेंस के टाइप होते हैं, स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। जो एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव है ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ स्टेटमेंट है, देन उसके बाद इंटरोगेटिव है और इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको दे रखा है कि रिक्वेस्ट और कमांड वाले सेंटेंस। ये रिक्वेस्ट और कमांड वाले सेंटेंस कौन से सेंटेंस में आते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहले देखो डायरेक्ट स्पीच। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन। मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है ना, मैंने कुछ भी कहा, मैंने आपसे कुछ भी कहा और वही बात आपने जिस तरीके से मेरे मुंह से निकली है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, उसी वे में, उसी तरीके से बिना टेंस चेंज किए, बिना प्रोनाउन चेंज किए आप किसी दूसरे को बताते हो तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। यानी स्पीकर के द्वारा कही गई बात को बिना चेंज किए किसी दूसरे व्यक्ति को बताना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और यदि उसे अपने अकॉर्डिंग अपने शब्दों में कह देते हैं तो फिर वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो पहले हम डायरेक्ट स्पीच को समझेंगे कि इसमें किस किस प्रकार के रूल होते हैं। तो इसमें लिखिए रूल फर्स्ट। यदि आप इनको भी समझ लेते हो अच्छे से, जो मैं आपको रूल लिखवा रही हूँ, एक एक चीज लिखवाऊंगी आपको और इस तरीके से समझ में आ जाएगा यदि आप मेरे साथ बने रहोगे तो। पेशेंस आपको रखना होगा। रूल फर्स्ट क्या है, किसी व्यक्ति
के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को, कही गई बात को उसी के शब्दों में कहना, उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई भी बात कही है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं कल जयपुर जाऊँगी, ठीक है ना। आप क्या कहोगे, घर जाके अपने फ्रेंड से, अपने साथियों से क्या कह रहे हो कि टीचर ने कहा मैं कल जयपुर जाऊंगी, ठीक है ना। तो ये तो क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच हुआ। आपने कुछ भी चेंज नहीं किया। जो मैंने बोला था मैं कल जयपुर जाऊंगी, आपने यूं की यूं बोला है कि मैं कल जयपुर जाऊंगी। ये तो क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। और यदि आप इन शब्दों को चेंज करके बोल दो कि टीचर ने कहा कि वह कल जयपुर जाएगी, अब वो क्या हो गया, अब मैं की जगह आपने किसका यूज कर दिया, वह का यूज कर दिया, तब वो चेंज हो गया। आपने अपने शब्दों के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग उस बात को कही है, तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। जैसे इसका एक सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस देखो, ही said to me, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। ये हर सेंटेंस में लगे, जो डायरेक्ट स्पीच होगा उसके सेंटेंस में सभी में कोमा और इन्वर्टेड कोमा लगेगा। He said to me, I have decided to bring a fair name this टाइम। थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इस सेंटेंस में जो भी चेंजेज हो गए, नरेशन के नाम से जो भी चेंजेज होते हैं वो सब कुछ इसमें इन्वॉल्व कर लिए गए हैं। ये सेंटेंस आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जो भी चेंजेज हो गए, जिस टाइप के चेंजेज हो गए वो सभी इसके अंदर है, ठीक है ना। ये सेंटेंस है, He said to me, I have decided to bring a fair name this time, ठीक है ना। ये सेंटेंस क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कैसे पहचानोगे, डायरेक्ट स्पीच जो सेंटेंस होगा वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा में बंद रहेगा। एक बात, ठीक है ना। अब देखो, पहले रूल सेकंड लिखो, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। रूल सेकंड, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस सदैव दो भागों में डिवाइड रहता है। दिख रहा है आपको भी, एक ये पार्ट हो गया इसका और दूसरा ये हो गया, ठीक है। दो भाग में, ये दो पार्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो। दो पार्ट में, दो भागों में डिवाइड रहता है। एक रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। एक क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और दूसरा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ठीक है ना। ये देखो,
प्रत्येक जो डायरेक्ट सेंटेंस है वो दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। एक पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा और दूसरा पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। तो कौन से पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे और कौन से पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे? ये देखो, जो इन्वर्टेड कोमा से जो पार्ट बाहर होता है, इन्वर्टेड कोमा से जो पार्ट बाहर होता है उसको बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे हम? रिपोर्टिंग वर्ब। शॉर्ट में लिख रही हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर। उसको क्या बोलेंगे हम? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है, जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है उसको बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच, यानी बोला हुआ कथन। ये बात थोड़ी बोली है, ये बात तो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि उन्होंने मुझसे कहा। बात तो उन्होंने ये कही है कि आई हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग अ फेयर नेम दिस टाइम। टू ब्रिंग अ फेयर नेम का होता है, का ना अर्थ होता है नाम रोशन करना। फ्रेजल वर्ब है ये। टू ब्रिंग अ फेयर नेम, नाम रोशन करना, यानी मैं कुछ अच्छा करने का, कुछ नाम रोशन करने के मैं क्या करूँगा, ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया है। तो एक पार्ट को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है उसको बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। ऐसे कोई भी नहीं बोलेगा कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग बाहर वाला भाग, नहीं, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना? आगे लिखो। रूल नंबर 3 लिखो। देखो, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बात बंद होती है उसके बारे में इंट्रोड्यूस कौन करवाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना? तो इसी को हम लिखते हैं रूल नंबर 3। क्या लिखोगे? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का परिचय, रिपोर्टेड स्पीच का परिचय करवाने वाली वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। ये सेंटेंस है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यही परिचय करवा रही है कि उन्होंने मुझसे कहा। यही बता रही है कि किसने ये बात किसको कही। ये बात कौन बताएगी? रिपोर्टिंग वर्ब बताएगी। रिपोर्टेड स्पीच का परिचय, ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो बात कही है इसका परिचय करवाने वाली वर्ब को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो रूल नंबर 4। इसमें क्या है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, आप देखते होंगे अक्सर रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेंटेंस के आगे वाले भाग में मिलती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब है ये आगे भी यूज हो सकती है और सेंटेंस के लास्ट में भी यूज हो सकती है। तो ये कहाँ लिखोगे? रूल नंबर 4 में। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच के पहले या बाद में, पहले या बाद में यूज हो सकती है। ठीक है ना? यानी रिपोर्टिंग वर्ब है ये सेंटेंस के पहले भी आ सकती है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के आगे भी आ सकती है और रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में भी आ सकती है। ठीक है ना? इतना क्लियर? अब देखो, अब इसमें भी टेंस होता है, दिख रहा है आपको? जहाँ वर्ब रहेगी वहाँ टेंस होगा। इसमें भी वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये इसमें ऑब्जेक्ट है। अब जहाँ पर भी वर्ब होगी वहाँ पर क्या होगा? टेंस होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस
चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिपेंड कौन करेगा, ये करेगी रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसी को हम आगे लिखते हैं रूल नंबर 5 करके। अच्छे से समझ के चलो, पेशेंस बनाए रखो, इस प्रकार से नरेशन समझ में आ जाएंगे, कभी भी नरेशन का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो रूल नंबर 5 करके क्या लिखोगे, रिपोर्टिंग वर्ब में आवश्यकतानुसार कोई भी टेंस कोई भी कौन सा, प्रेजेंट हो चाहे या फिर पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, आवश्यकता के अनुसार कोई भी टेंस, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, यूज हो सकता है। ये सिर्फ बात हम किसकी कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच की कर रहे हैं, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब में आवश्यकता अनुसार कोई भी टेंस, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, कोई भी टेंस यहाँ पर यूज हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, इतनी बात क्लियर हो गई। रूल नंबर 6 में हम क्या लिखेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें इस ऑब्जेक्ट का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो रूल नंबर 6 में क्या लिखेंगे हम कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का यूज होना जरूरी नहीं होता। क्या लिखोगे रूल नंबर 6 में, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट, ये देखो ये लास्ट में ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का यूज जरूरी नहीं होता, इतना लिख लो बस आप, नहीं होता मतलब कि इसमें यूज हो भी सकता है और इसमें यूज नहीं भी हो सकता, वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये हो गया रूल नंबर 6। अब लिखो रूल नंबर 7। इसकी बात कर रहे हैं हम रिपोर्टेड स्पीच की। रूल नंबर 7 क्या लिखोगे, रिपोर्टेड स्पीच सदैव, रिपोर्टेड स्पीच है ये हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर मिलेगा आपको, वैसे अलग से कहीं सेंटेंस नहीं मिलेगा। रिपोर्टेड स्पीच जब भी होगा वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होगा। इसी बात को हम लिख रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच सदैव इन्वर्टेड कोमा कोष्टक में लिख लेना कि ये हो गई इन्वर्टेड कोमा में बंद होगा। यानी कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच की बात होगी तो रिपोर्टेड स्पीच है वो सदैव इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 8। अब देखो इसमें होता है सेंटेंस का अलग अलग टाइप। मैंने आपको सेंटेंस बताए कि अपने सिलेबस में 3 टाइप के सेंटेंस है। स्टेटमेंट जो डायरेक्ट जिसमें सब्जेक्ट जिस प्रकार का ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना। इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव दोनों प्रकार के हैं, WH वर्ड वाले भी और हेल्पिंग वर्ब वाले भी। और इनके अलावा जो कमांड वाले ये रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है जिसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं वो भी है। तो हम अब रूल नंबर 8 में हम क्या लिखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्रकार का सेंटेंस यूज हो सकता है।
रिपोर्टेड स्पीच में आवश्यकतानुसार किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो सकता है और कोई भी टेंस यूज हो सकता है। यानी कि टेंस की और सेंटेंस में इसमें किसी प्रकार की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का सेंटेंस यूज हो सकता है और किसी भी प्रकार का कोई भी टेंस यहाँ पर यूज हो सकता है। ये सारी बातें हमने किसकी पढ़ी? ये सारी बातें पढ़ी हमने डायरेक्ट स्पीच की। ये जो सेंटेंस दिख रहा है वो कैसा है? डायरेक्ट स्पीच है। मैं ये सारे रूल पहले आपको लिखवा देती हूँ, देन उसके बाद आप इनको रूल को याद करोगे और जब ये रूल्स आपके कंप्लीट लर्न हो जाएंगे उसके बाद सिर्फ हमारे पास बचेगी एक्सरसाइज। सिर्फ हमें एक्सरसाइज करनी है, चेंज करनी है, ठीक है ना। अब आप क्या लिखोगे? इनडायरेक्ट स्पीच। ये सारी बातें थी, ये तो गलत इरेज कर दिया मैंने क्योंकि ये सेंटेंस काम आएगा आगे चेंज करने में, इसको रहने देते हैं। चलो कर देते हैं इसको। अब हम क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा उसका क्या था कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को बिना अर्थ बदले यानी वापस उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता था। और ये क्या है? बीच में रोक दें, थोड़ा ऊपर ले लें। देखो इसमें क्या होता है कि देखो हम लिख लेते हैं उसको, रूल डाल के लिखो। रूल फर्स्ट, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को अर्थ बदले
बिना अपने शब्दों में कहना, अर्थ बदले बिना अपने शब्दों में कहना, यानी अर्थ नहीं बदलना चाहिए उसका, और शब्द क्या होने चाहिए, अपने हो जाने चाहिए। अर्थ बदले बिना अपने शब्दों में कहना, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो हम वही सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस क्या था, ही सेड टू मी आई हैव डिसाइडेड टू bring a fair name this time, एट नहीं सीधा आएगा, दिस टाइम, और लास्ट में इन्वर्टेड कोमा। ठीक है ना, ये सेंटेंस है आपके सामने। ये किसका है, ये डायरेक्ट स्पीच का है। इसको हमें किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हमें चेंज करना है। ठीक है ना। अब देखो इसमें चेंजेस क्या क्या होगा। इसमें एक तो ये चेंज होगा, ठीक है ना, दूसरा ये हटेगा यहाँ पर, तीसरा जो सब्जेक्ट है वो चेंज होगा, चौथा जो टेंस है वो चेंज होगा, पांचवा जो टाइम एडवर्बियल्स वर्ड होते हैं वो चेंज होंगे। ये इतने प्रकार के यहाँ पर चेंज होंगे। इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है वो चेंज होगी। यहाँ कोमा और इनवर्टेड कोमा हटाकर यहाँ कंजक्शन लगेगा। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में हम वर्ड यूज करते हैं, उन क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर कंजक्शन लगेगा, ये सब्जेक्ट चेंज होगा, यदि ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट भी चेंज होगा, और ये टेंस है टेंस भी चेंज होगा, और लास्ट में जो टाइम एडवर्बियल्स होते हैं वो भी चेंज हो गए। यानी कि टोटल कितने प्रकार के चेंजेस करेंगे, 5। ठीक है ना। अब देखो एक एक करके मैं आपको लिखवा दूंगी कि जो स्टेटमेंट सेंटेंस है उसमें हम यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे। ये दो होते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये सेंटेंस अपना स्टेटमेंट है, तो यहाँ हम सैड की जगह किसका यूज करेंगे, टोल्ड का। तो क्या लिखोगे, ही टोल्ड मी। ठीक है ना, सैड को क्या बना दिया, टोल्ड बना दिया। कोमा और इनवर्टेड कोमा हटाकर किसका यूज करेंगे, दैट का। ठीक है ना। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है और वो सदैव ही किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो सेकंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन होगा वो नो चेंज रहेगा। तो ये आई है, ये भी किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में, और ये ही है, ये भी किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में। जो इनका फंक्शन है कि ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पजेसिव है, रिफ्लेक्सिव है, जो भी इनका फंक्शन है उसी में हम चेंज करेंगे। जो इसका फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। तो ये भी सब्जेक्ट है और ये भी क्या है, सब्जेक्ट। और सीधा हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ही। क्या लिखेंगे, ही। ठीक है ना। अब टेंस चेंज, टेंस की मैं आपको सारणी बनवा दूंगी। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है ना। तो हैव क्या हो जाएगा, हैड। दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ही हैड डिसाइडेड, ये यूं की यूं आ जाएगा, टू ब्रिंग अ फेयर नेम, टू ब्रिंग अ फेयर नेम। और दिस टाइम का क्या हो जाएगा, दैट टाइम। ठीक है। दिस का क्या हो जाएगा, दैट। इसकी भी पूरी एक टेबल बनेगी कि वर्ड्स किस प्रकार से चेंज होते हैं। दैट टाइम, ये लो भाई, इस प्रकार से आपके नरेशन चेंज होंगे। ये कोमा इनवर्टेड कोमा है, इनको हम हटा देंगे। ठीक है ना। ये सारा चेंजेज है आपका। अब देख लो इसमें, ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, दैट की वह
उसने डिसाइड कर लिया है कि वो उस समय क्या करेगा, नाम रोशन करेगा। बात वही निकल रही है, लेकिन अर्थ किसके हो गए हैं, अब मैंने अपने अकॉर्डिंग कर लिए हैं। यहाँ पर तो क्या था, आई था, यहाँ पर क्या हो गया, ही हो गया। यहाँ क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट था, यहाँ क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। यहाँ दिस था, यहाँ क्या हो गया, दैट हो गया। ठीक है ना, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इतनी बात कंप्लीट हो गई है। अब हम चेंजेस संबंधित पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, रूल सेकंड डाल के, इसमें ये रूल फर्स्ट था, रूल सेकंड डाल के लिखोगे, वो मैं वो कल करवाऊंगी। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, ये हेडिंग छोड़ के लिख दो। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते समय या चेंज करते समय, कुछ भी लिख सकते हो, ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है ना। अब क्या क्या चेंज होगा कि इसकी वर्ब में चेंज होगा, यहाँ पर कंजक्शन लगेगा, सब्जेक्ट का चेंज होगा, टेंस का चेंज होगा, और एक लास्ट में जो टाइम एडवर्बियल्स है उनका चेंज होगा। ये वन स्टेप करके हम इनको पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इनको अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से समझ लेना, पेंडिंग में मत छोड़ना। 1 पेज 1.5 पेज भरा होगा आपका, उसको अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है ना। बाकी हम कल पढ़ेंगे। कोई भी यदि आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना। इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के पास भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के इस टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।